माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी चाहत का दूसरा व अंतिम भाग। कैबिन में आकर कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेज़ पर नज़र गई। एक बड़ा सा कार्ड रखा हुआ था। लिफाफे पर बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में इबारत थी, ललित वेड्स सुषमा। कार्ड हाथ में लेकर देर तक उन अक्षरों को घूरती रही। धीरे धीरे सुषमा का नाम धुंधला होता चला गया और वहां नजर आ रहा था ललित वेड्स दिव्या। अच्छा हुआ जो शर्मा जी उसी समय खांसते हुए कैबिन में दाखिल हुए और मैं अपने दिवा स्वप्न से जाग गई। उनके आने का मंतव्य जानने से पहले मैंने अपना ऑर्डर दे डाला। शर्मा जी, वो शादी वाले बधाई कार्ड मिलते हैं ना, एक मंगवा लीजिए और मुझसे साइन करवाकर इस पते पर पोस्ट कर दीजिए। और सरसरी निगाह से भीतर वाला मजमून पढ़कर मैंने कार्ड शर्मा जी के हवाले कर दिया। तो अब समझ में आया लोग मुझे क्यों घूर रहे थे। ज़रूर यहाँ वाले कुछ लोग हमारे एपिसोड के बारे में जानते होंगे। ललित ने जानबूझकर कार्ड ऑफिस के पते पर पोस्ट किया होगा ताकि सब लोग जान लें और मज़ा लें। मैंने कार्ड सरसरी निगाह से ही पढ़ा था, पर दूल्हे के नाम के नीचे लिखा ओएसडी फाइनेंस मेरी निगाहों से छूटा नहीं था। ललित का बस चलता तो वह अपना पे स्केल भी शादी के कार्ड में छपवा देता। बेचारे का यही कॉम्प्लेक्स तो हम दोनों के बीच दीवार बन गया था। यूं मैं उससे 2 साल बड़ी थी, मेरी क्वालिफिकेशन भी उससे ज़्यादा थी, नौकरी में भी उससे सीनियर थी, पर हम दोनों के बीच ये बातें कभी नहीं उठी। पर पता नहीं क्यों मेरा क्लास 1 बनना ही उसके गले नहीं उतर सका। उसने जैसे जिद ही पकड़ ली कि अगर मुझे सच्चे मन से प्यार करती हो तो प्रमोशन मत लो। पर प्रेम का ऐसा घटिया और सतही सबूत देने के लिए मैं राजी नहीं हुई। यह प्रमोशन मुझे अनायास ही नहीं मिल गया था। वह मेरी 12 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल था। वह अरसे से अपेक्षित और प्रतीक्षित भी था, इसलिए ललित की यह शर्त मैं मान नहीं सकी। अगर हम लोगों की शादी हो गई होती तो शायद मैं अपनी बात पर इस तरह अड़ी नहीं रहती। तब परिस्थितियां दूसरी होती, समस्याएं अलग होती। पिछले 6-7 वर्षों से हमारी शादी टलती आ रही थी क्योंकि ललित को अपनी बहनों की शादी करनी थी। और अब जबकि सारी समस्याएं हल हो गई थी, ललित ने यह शर्त रख दी थी। यह शर्त मुझे किसी हालत में मंजूर नहीं थी। मैं अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं करना चाहती थी। मैंने ललित से कहा, अगर तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, पर नौकरी करते हुए प्रमोशन नहीं ठुकरा सकती। इसके उत्तर में उसने जो कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने कहा, तुम्हारी माँ ठीक ही कहती थी। क्या कहती थी? यही कि तुम एक नंबर की जिद्दी, नकचढ़ी और सेल्फ सेटर्ड लड़की हो। यह बात मेरी माँ ने कही है? हाँ, उन्होंने सेल्फ सेटर्ड शब्द न कहा हो, पर इसी से मिलता जुलता कोई जुमला कहा था। वे हमेशा कहती हैं कि दिव्या के सामने तुम बहुत सीधे पड़ जाते हो। मैं स्तब्ध होकर सुनती रह गई। मेरी अपनी माँ मेरे विषय में ऐसा विश्वमन कर सकती है? यह सपने में भी नहीं सोचा था। एक क्षण को तो विश्वास ही नहीं हुआ। यह सच है कि मेरी शादी की कल्पना से दोनों आतंकित थे। उन्हें लग रहा था कि अब पुनः बेटे के आश्रय में लौट जाना होगा या फिर ललित के घर में आश्रितों का सा जीवन बिताना होगा। तब मैंने ही ललित से कहा था कि वह अम्मा बाबूजी को थोड़ा आश्वस्त कर दे। ललित ने मेरी बात रख ली थी।
वह मेरी गैरहाजिरी में भी अम्मा बाबूजी के पास बैठने लगा था। मैं यह देखकर खुश हो रही थी कि अम्मा की उससे अच्छी पटरी बैठ गई है। तब मुझे यह मालूम न था कि अपने भविष्य का पुख्ता प्रबंध करने के लिए अम्मा कैसा प्रपंच रच रही हैं। सच है, स्वार्थ आदमी से क्या नहीं करा लेता। शायद यह ललित का स्वार्थ ही था जो इतने दिनों तक उसे मुझसे बांधे रहा। उसकी तीनों बहनों की शादी में मैंने घर की भावी वधू की भूमिका तन मन धन से निभाई थी। उस समय उसकी माँ भी मुझे सिर आंखों पर बैठाती थी, पर जब हमारे संबंधों में दरार पड़ने लगी तो उसे भरने का ललित की माँ ने जरा भी प्रयास नहीं किया। उस समय तक उनका भी स्वार्थ पूरा हो चुका था। ऑफिस से लौटने के बाद चाय पीते हुए मैंने वह कार्ड अम्मा की तरफ उछाल दिया। अम्मा ने कार्ड उलट पुलट कर देखा और पूछा, किसकी शादी है? तुम्हारे लाडले ललित की। अम्मा एकदम भड़क गई। वह मेरा कहाँ से हो गया? वह तो तुम्हारी वजह से जरा सा मुंह लगा लिया था, तो क्या मेरा सगा हो गया? सगा तो अम्मा आजकल कोई किसी का नहीं होता। फिर ललित जैसे लोग तो किसी के सगे हो ही नहीं सकते। इस बीच बाबूजी बड़े ध्यान से कार्ड पढ़ रहे थे। बोले, लगता है अब तो वह भी क्लास 1 बन ही गया होगा। बिल्कुल बन गया होगा। उसकी जिद थी कि उससे पहले शादी नहीं करेगा। बाबूजी कुछ कहने को हुए, फिर पता नहीं क्या सोचकर चुप हो गए। अरे, बुढ़ापे में अवसर हो गया तो कौन सा तीर मार लिया, अम्मा बोली। तू मन छोटा मत कर बबली। ईश्वर ने चाहा तो तुझे उससे भी अच्छा दूल्हा मिलेगा। जरूर मिलेगा, मैंने कहा। बुजुर्गों का, खासकर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मतलब? मैंने मतलब समझाने की कोशिश नहीं की। हंसते हुए वहां से उठ आई। दूसरों के सामने नाटक करना एकदम सरल होता है, पर अपने आप को छलना उतना ही मुश्किल होता है। मैं समझ रही थी कि ललित वाला अध्याय एकदम समाप्त हो गया है। अपने जीवन ग्रंथ से मैंने वे पृष्ठ फाड़कर फेंक दिए हैं। पर यह मेरा निरा भ्रम था। वह घाव अब भी उतना ही हरा था। जरा सा कुरेदते ही टीस उठा। राख में दबे होने के बावजूद शोले बुझे नहीं थे। जरा सी हवा लगते ही धधक उठे। रोज की तरह रात 10 बजे मैं बिस्तर पर आ गई थी, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं जब सब कुछ निस्सार लगने लगता है। उस रात मन की ऐसी अवस्था थी। हताशा ने जैसे मन प्राणों को ग्रस लिया था। रात के कोई 11 बजे होंगे कि सन्नाटे को चीरते हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर फ़ोन उठाया। ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे किसके फ़ोन का इंतज़ार था? हेलो, मेरी आवाज़ काँप रही थी। उधर से दिलीप की आवाज़ आई। हेलो दीदी, सो रही थी? रात को 11:30 बजे शरीफ लोग सो ही जाते हैं। इतने दिनों बाद फ़ोन किया, वह भी इतने रात को। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही समझो, समाचार देना था। बोलो। बिटिया हुई है। अरे, तो शुभ समाचार कहो ना। कब हुई? 4 तारीख को। और तुम मुझे आज 4 दिन बाद खबर कर रहे हो? अरे कुछ न पूछो। एक तो अस्पताल के चक्कर और घर में ये दोनों। मैनेज करते करते दम फूल गया। फ़ोन करने का समय ही नहीं मिला। गुस्सा तो बहुत आया, पर जब्त करके पूछा, कविता कैसी है? घर आ गई क्या? अभी कहाँ, ऑपरेशन का चक्कर है ना, टाँके खुलने के बाद ही आ पाएगी। अम्मा को भेज दूँ? नहीं नहीं, सो कविता की अम्मा आई हुई हैं। नर्सिंग होम में तो वो ही रहती हैं। घर पर उसके पापा और मैं खट रहे हैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा,
अब बंद करता हूँ। अम्मा बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। बात करोगे? नहीं, रहने दो। अब इतनी रात को उन्हें कहाँ जगाओगी? मेरा प्रणाम कहना। मैं छोटी वाली बेबी के बारे में पूछना चाह रही थी कि कैसी है, किस पर गई है, पर दिलीप ने फ़ोन ही रख दिया। मजबूरन मुझे भी रखना पड़ा। कुछ देर तक सोचती रही कि अम्मा बाबूजी को यह खबर अभी दे दूं कि सुबह तक इंतज़ार कर लूं। फिर सोचा कि मैं तो इंतज़ार कर लूंगी, पर अम्मा बाबूजी से ही जब्त नहीं होगा। फ़ोन की घंटी सुनकर ही उनके कान खड़े हो गए होंगे। अगर अभी उनके कमरे तक नहीं गई तो वे घड़घड़ाते हुए मेरे कमरे में चले आएंगे। कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों दरवाजे पर ही कान लगाए खड़े हैं। किसका फ़ोन था? दिलीप का। तुम तो कहती थी कि बाहर वाली लाइन कट गई है। कट गई है मतलब हम बाहर फ़ोन नहीं कर सकते, आने के लिए मनाही थोड़ी ही है। ओफो, बाबूजी छल्ला पड़े। भगवान, यह तो पूछ कि फ़ोन क्यों आया था। कविता के पिटिया हुई है। हे भगवान, फिर लड़की। बाबूजी के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। एक बेटा हो जाता, अम्मा बुदबुदाई। अरे कहाँ से हो जाता? बुजुर्गों की आत्मा कल्पाओगे तो बेटियां ही होंगी। जितना कमाया है सब ठोकर ले जाएंगी। बस भी करो, बाप होकर बेटे को शापते हो। अरे उसका बेटा होगा तो वह तुम्हारा भी तो कुछ लगेगा। उसके सहारे तुम्हारा भी नाम चलेगा कि नहीं? सच, दिलीप ने बड़ी गलती की। एकदम से जचकी की ही खबर सुना दी। कुछ पहले से अता पता होता तो मैं कुछ उपाय करती, मनोतियाँ मानती। कुछ नहीं तो पंडित जी को कुंडली दिखाकर एक आध अनुष्ठान ही करवा लेती, पर उसने तो हवा ही नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी जानती हो? सारिका के वक्त वह तुम्हारी पाबंदियों से तंग आ गई थी, इसलिए राधिका के समय कविता ने अपनी माँ को बुला लिया था। फिर भी तुम खबर लगते ही बिना बुलाए वहां पहुंच गई थी, इसलिए इस बार दोनों चुप बने रहे। तुमने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली, एक बार तुम ही फोन कर देती। अम्मा के स्वर में आक्रोश था। फोन कर लेने से क्या होता है अम्मा? अगर उन्हें यह बात छिपानी थी तो वे छिपा ही लेते। और सच तो यह है कि जिनके बच्चों की नींद दादा दादी के फ़ोन से खराब होती है, ऐसे लोगों के यहाँ फ़ोन करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह जिद तो अच्छी नहीं है बिटिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को हमें कुछ हो गया तो तुम उसे खबर भी नहीं दोगी। बेटे के होते हुए हमें उसके हाथों से मुखाग्नि नसीब नहीं होगी। गुस्से से मेरा सारा बदन जैसे जल उठा। फिर भी अपने को किसी तरह जब्त करते हुए मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी बापूजी, पर आज के दिन तो शुभ शुभ बोलिए। आज तो आपके घर में शुभ समाचार आया है। आज तो आपकी वंश वृद्धि हुई है। आज मरने जीने की बात क्यों करते हैं? अरे काहे की वंश वृद्धि और काहे का शुभ समाचार? अम्मा ने मुंह बिचका दिया। लड़कियों से कहीं वंश चला है? पिछले जन्म की लेनदार हैं सब, कर्ज वसूलने आई हैं। दो तो घर में पहले से थी, ये एक और आ गई। इससे अच्छा था एक बेटा हो जाता। इतना बिफरने की ज़रूरत नहीं है अम्मा। वे ज़माने लग गए जब लड़कियां केवल भार होती थीं। अब तो वे खुद भार उठाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेने की हकदार हैं, दोनों हाथों से भर भर कर देती भी हैं। फिर भी एक बेटा तो होना ही चाहिए, बुढ़ापे का आसरा होता है बेटा। अच्छा, तुम्हारा भी तो एक बेटा है अम्मा, कितना सहारा दे रहा है वह तुम्हें। मुझे लगा था अम्मा निरुत्तर हो जाएंगी, पर वे अपना ही राग अलापती रहीं। फिर भी बेटा तो बेटा होता है, उसका घर तो अपना घर होता है। बेटी के यहाँ इंसान मजबूरी में रहता है, पर बेटे के घर में अपनी ठसक से रहता है। वाह, तुम कितनी ठसक से रहती थी। मैं क्या जानती नहीं? दिन भर अपने कमरे में बंद रहना पड़ता था। सिर्फ खाने के वक्त बाहर आने की इजाज़त थी।
बाहर वालों से बात करने की सख्त मनाही थी। फ़ोन तुम छू नहीं सकती थी। तुम्हारी चिट्ठियाँ सेंसर होती थीं। बच्चों को तुम्हारी छाया से दूर रखा जाता था। अपनी मर्जी का खाना बनवाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा रसोई में झांकना तक गुनाह था। इसे तुम ठसक के साथ रहना कहती हो? अम्मा कट कर रह गईं। उन्होंने सिर झुका लिया। किन्हीं भावुक क्षणों में उन्होंने ही ये बातें मुझे सुनाई थीं और अब उन्हें पछतावा हो रहा था। बड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठाया और डूबती सी आवाज़ में बोली, हमारा क्या है, हमें अब जीना ही कितना है। इतनी निकल गई है तो बची खुची भी निकल ही जाएगी। कहीं भी रहें क्या फ़र्क पड़ता है, पर दिलीप के यहाँ एक बेटा हो जाता। बेटा 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 सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए थे। अपने स्वभाव के विपरीत मैं चीख पड़ी, नहीं होगा, तुम कितना भी चाहो अब दिलीप के यहाँ बेटा नहीं होगा। कविता ने ऑपरेशन करवा लिया है, समझ गई? क्या? दोनों मानो आसमान से गिर पड़े। बाबूजी ने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया और अम्मा तो पेट पकड़कर एकदम जमीन पर ही बैठ गईं, जैसे उनकी कोख उजड़ गई हो। लेखिका मालती जोशी जी ने चाहत कहानी के द्वारा समाज में व्याप्त बेटे की चाहत का बहुत सुंदर व छोटे छोटे पहलुओं को छूते हुए बखूबी विस्तार से समझाते हुए वर्णन किया है। आज जहाँ लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी यह विडंबना ही है कि समाज में लड़कों की चाहत का कोई अंत आज भी नहीं है।